साल 2002। 38 साल के डैनियल पर्ल एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जो कि एक काफी फेमस न्यूज़पेपर द वॉल स्ट्रीट जर्नल के साउथ एशिया ब्यूरो चीफ थे। वैसे तो डैनियल का ऑफिस मुंबई में था, लेकिन वो शू बॉम्बर रिचर्ड रीड पर एक असाइनमेंट के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन करने कराची गए हुए थे। डैनियल के साथ उनकी प्रेग्नेंट वाइफ मैरियन पर्ल भी थी। ये लोग इस टाइम कराची में डैनियल की एक फ्रेंड कम वॉल स्ट्रीट जर्नल की उनकी कॉलीग असरा नोमानी के घर में ही स्टे कर रहे थे। 11 जनवरी 2002 को डैनियल पाकिस्तान गए थे और अब आता है 23 जनवरी और यह दिन डैनियल के पाकिस्तान में स्टे का आखिरी दिन था, क्योंकि अगले दिन उनकी दुबई की फ्लाइट थी। दरअसल 23 जनवरी को ही उन्हें शू बॉम्बर की कहानी के लिए पीर मुबारक अली शाह जिलानी से मिलना था। इसलिए डैनियल ने टैक्सी बुलाई और अपनी वाइफ मैरियन और फ्रेंड असरा को बाय बोला और चले गए। इधर कुछ टाइम बीत जाने के बाद अब 8 बजे के करीब मैरियन ने डैनियल को कॉल करना शुरू किया, लेकिन वो डैनियल से कांटेक्ट नहीं कर पाई। और अकॉर्डिंग टू मैरियन, अगर हम में से कोई अकेला किसी स्टोरी कवरेज पर जाता था तो नियम ये था कि दूसरा शख्स हर 1.5 घंटे में फोन करता था, सिर्फ ये जानने के लिए कि सब कुछ ठीक है। इसीलिए मैंने उन्हें फोन किया तो उनका फोन स्विच्ड ऑफ था। मैरियन आगे बताती हैं कि डैनियल के फोन स्विच ऑफ होने के दर्जनों कारण हो सकते थे, लेकिन यूजुअली डैनियल अपना फोन हमेशा ऑन रखते थे। इसीलिए थोड़ी देर बाद मैं उन्हें हर 15 मिनट में फोन करने लगी, लेकिन हर बार मुझे वही मैसेज मिल रहा था कि उनका फोन स्विच्ड ऑफ है। और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। डैनी चाहे कोसोवो में रहे हों या सऊदी अरेबिया में या ईरान में, वो हमेशा मुझे फोन करने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते थे। खैर, जब काफी कोशिशों के बाद मैरियन की डैनियल से बात नहीं हो पाई तो मैरियन और असरा ने यह तय किया कि अगर डैनियल 2 बजे तक वापस नहीं आते हैं तो वो लोग पुलिस को कॉल करेंगे। इधर धीरे धीरे समय बीतता रहा और अब रात हो गई और मैरियन पूरी रात डैनियल को कॉल करती रही, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। अब सुबह हो चुकी थी और मैरियन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैरियन द वॉल स्ट्रीट जर्नल के फॉरेन अफेयर्स एडिटर और डैनियल के बॉस को कॉल कर सारी बात बताती है। इसी तरह 24 घंटे बीत चुके थे और अब यह साफ था कि डैनियल के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। लेकिन तभी मैरियन का सेल फोन बजा। कॉलर नेम डैनी शो हो रहा था, मतलब कि वो कॉल डैनियल के नंबर से किया गया था। इस बात पर मैरियन बताती हैं कि कॉल आने पर असरा ने तुरंत लपक कर फोन उठाया और हेलो कहा। फिर उधर से उर्दू में आवाज आई और उसने कहा, हमारी डैनियल पर्ल की वाइफ से बात कराइए। असरा को समझते देर नहीं लगी कि ये डैनी के किडनैपिंग से रिलेटेड कॉल है, इसीलिए असरा ने उसे कहा, मैं आपकी बात कराती हूँ, लेकिन ये जान लीजिए कि वो उर्दू नहीं बोलती हैं। इतना सुनते ही फोन की दूसरी साइड वाले शख्स ने अपने पास के किसी दूसरे शख्स से कहा, वो उर्दू नहीं समझती है। सिर्फ इतना कहकर उन लोगों ने फोन रख दिया। इससे साफ जाहिर था कि फोन पर उर्दू बोलने वाला इंसान बस कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए कॉल नहीं कर रहा था, वो डैनियल को छोड़ने के लिए अपनी शर्तें बताना चाहता था। हालांकि इसके बाद ही डैनियल के किडनैपर्स ने यूएसए गवर्नमेंट को मेल भेजकर डैनियल की रिलीज के बदले अपनी कंडीशंस रखी और पर्ल के किडनैपर्स ने शर्तें रखी और उन शर्तों में उनकी मांग थी कि ग्वांतानामो बे में रह रहे अमेरिका द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स को छोड़ा जाए। उनकी यूएसए गवर्नमेंट से दूसरी मांग ये थी कि पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स की सप्लाई को, जो अमेरिका ने रोक दी थी, उस बैन को भी हटा लिया जाए। हालांकि जिन पाकिस्तानी जिहादी मिलिटेंट्स ने रिपोर्टर डैनियल पर्ल को किडनैप किया था, उसके धमकी भरे मेल में यह भी लिखा था कि हम तुम्हें एक दिन और देते हैं, अगर अमेरिका हमारी मांगें पूरी नहीं करेगा तो हम डैनियल को मार देंगे। फिर यह सिलसिला चलता रहेगा और कोई भी अमेरिकन जर्नलिस्ट पाकिस्तान में एंटर नहीं कर पाएगा। और इस ईमेल के साथ डैनियल की हथकड़ी पहने और उस दिन का डॉन न्यूज़पेपर हाथ में पकड़े एक फोटो भी भेजी गई थी। इधर डैनियल को रिलीज कराने के लिए मैरियन और दूसरे लोगों और कई जर्नलिस्ट्स की अपील पर किडनैपर्स ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शायद उन मिलिटेंट्स का डैनियल को रिहा करने का कभी कोई इरादा था ही नहीं। और इधर डैनियल पर्ल की जो फोटो बाहरी दुनिया को भेजी गई, उसमें उनका चेहरा पीला पड़ा था, उनकी आंखें आउट ऑफ फोकस थीं, उनके चेहरे का निचला हिस्सा सुजा हुआ था, जिससे साफ था कि उन्हें बुरी तरह पीटा गया है या कोई नशीली दवा दी गई है। उनके दोनों हाथ बांध दिए गए थे और उनके पैरों में बेरियां पहना दी गई थीं। किडनैपिंग के बाद डैनियल को कराची के नॉर्दर्न पार्ट के आउटस्कर्ट्स में कहीं आइसोलेट कर रखा गया था। दरअसल डैनियल को पाकिस्तानी टेररिस्ट उमर शेख ने शू बॉम्बर की स्टोरी के सिलसिले में गिलानी के इंटरव्यू का झांसा देकर एक जानलेवा ट्रैप में फंसाया था। हालांकि उस वक्त तक डैनियल को उमर शेख की असलियत का पता नहीं था और उधर डैनियल की किडनैपिंग के वास्ते उमर शेख ने कई आतंकवादियों की एक टीम बनाई थी। और इन सब बातों से अनजान डैनियल इंटरव्यू के लिए तय की गई जगह पर पहुंचे। यहाँ उन्हें एक दूसरी कार में बैठाकर कराची के बाहर एक सुनसान जगह पर बने एक घर में ले जाया गया। गाड़ी से उतरते वक्त तक डैनियल को रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। पर कुछ घंटों बाद जब उनके आगे इस साजिश का पर्दा खुला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डैनियल पर्ल के किडनैपिंग के 4 दिनों बाद वो मेल किए गए थे, जिसमें डैनियल के अपहरण की बात के साथ शर्तों और धमकी की बात कही गई थी, जिसके बारे में हमने पहले बात की। लेकिन इसमें अब भी एक ट्विस्ट बाकी था। ये शर्तें एक दिखावा थीं, क्योंकि इस दूसरे मेल जिसमें फोटो के साथ धमकी थी, उसके करीब 1 महीने बाद तक डैनियल की कोई खबर नहीं आई और फिर जो खबर आई
उससे पता चला कि उनके साथ क्या हुआ था। और ये पता चला 21 फरवरी को, जब आतंकवादियों ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में वो कैमरे के सामने डेनियल का गला धर से अलग कर रहे थे। बाद में पता चला कि किडनैपिंग के 9 दिनों बाद ही आतंकवादियों ने डेनियल की हत्या कर दी थी। यहाँ सवाल आता है कि पता कैसे चला कि डेनियल का कत्ल हो गया है? क्या सिर्फ इस वीडियो को एविडेंस मान लिया गया था? तो इसका जवाब है नहीं। किडनैपिंग के लगभग 4 महीने बाद 16 मई को लगभग 10 टुकड़ों में कटा डेनियल का सरा गला शरीर बरामद हुआ। उनके पहने हुए जैकेट से उनकी पहचान हुई और ये बहुत भयावह था। अब डेनियल को वापस नहीं लाया जा सकता था, लेकिन उन्हें इंसाफ जरूर दिलाया जा सकता था। और इसके लिए जरूरी था कि उनकी किडनैपिंग और हत्या में शामिल सभी लोग पकड़े जाएं। तो क्या ऐसा हुआ? क्या डेनियल के गुनहगार पकड़े गए? क्या उन्हें इंसाफ मिला? तो इसका भी जवाब है नहीं। हालांकि इस केस के सिलसिले में 4 लोग पकड़े गए थे: उमर शेख, फहाद नसीम, सलमान साकिम और शेख आदिल। जून 2002 में पाकिस्तान के एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने इन चारों को डेनियल पर्ल की किडनैपिंग और मर्डरिंग का कसूरवार माना। उमर शेख को फांसी की सजा सुनाई गई और बाकी 3 को उम्र कैद मिली। लेकिन यह आखिरी सुनवाई नहीं थी। इस मामले में अपील हुई और करीब 18 साल तक सिंध हाई कोर्ट में ये केस चला। मई 2020 में कोर्ट ने चारों कल्प्रिट्स को बरी करने का आदेश दिया और कोर्ट के इस फैसले को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। डेनियल की फैमिली ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली और इस अपील में डेनियल की फैमिली के साथ साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट की अपील भी शामिल थी। उन्होंने अदालत से चारों कन्विक्ट्स को रिहा न करने की अपील की थी। खैर, इस अपील पर 1 जून को फैसला आया और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों की रिहाई रोकने की अपील को रिजेक्ट कर दिया। तो क्या कहानी बस इतनी है? कत्ल हुआ, गिरफ्तारी हुई, सजा सुनाई गई, फिर बरी कर दिया गया और केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा? तो इसका भी जवाब है नहीं, क्योंकि डेनियल के साथ हुए क्राइम में इन चारों समेत 27 लोग इन्वॉल्व थे और उनमें से ज्यादातर कभी पकड़े ही नहीं गए। पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन में उमर शेख को मास्टरमाइंड प्रूव करने की कोशिश की गई, जबकि सच यह नहीं था, बल्कि सच यह था कि अरेस्ट हुए चारों लोगों का रोल इस क्राइम में किडनैपिंग तक ही था। इनमें से किसी ने डेनियल का गला नहीं काटा था, उमर शेख ने भी नहीं। तो फिर किसने गला काटा था? कौन था वो मास्टरमाइंड? तो ये आदमी था 9/11 अटैक का सेल्फ प्रोक्लेम्ड मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद, एक और आतंकवादी कैरेक्टर। और 2003 में जब 9/11 अटैक के कनेक्शन में इस आतंकवादी को अरेस्ट करके पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले कर दिया था, तब इसी साल खालिद ने डेनियल का गला काटने की बात कबूल की थी। लेकिन इस कन्फेशन के बावजूद इस मामले में खालिद पर केस नहीं चला। ऐसा लगा कि डेनियल के हिस्से का इंसाफ अधूरा रह जाएगा। लेकिन फिर यह मामला दोबारा उछला मार्च 2007 में। पता चला कि खालिद ने एक बार फिर डेनियल का गला काटने की बात कबूली है और यूएसए गवर्नमेंट ने एक ट्रांसक्रिप्ट रिलीज करके खालिद का कन्फेशन पब्लिक किया। इस कन्फेशन के मुताबिक खालिद ने कहा था, मैंने अपने इन्हीं हाथों से कराची में उस अमेरिकी यहूदी डेनियल पर्ल का सर काटा था। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि उमर शेख और उसके साथी वो लोग डेनियल की किडनैपिंग करके रैंसम हासिल करना चाहते थे, तो आखिर डेनियल पर्ल खालिद के पास कैसे पहुंचा? तो इसका जवाब भी खुद खालिद ने दिया। उसने बताया कि जब डेनियल के डिसअपीयरेंस की खबर फैली और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में पाकिस्तानी पुलिस और आईएसआई ने डेनियल को खोजना शुरू किया, तो किडनैपर्स डर गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या करें, इसलिए उन्होंने अलकायदा से कांटेक्ट करके पूछा कि क्या उन्हें डेनियल चाहिए। तो अलकायदा ने सोचा कि डेनियल जूइश है और एक अमेरिकन भी, इसलिए यह हमारे एंटी अमेरिकन और प्रो इस्लाम प्रोपेगेंडा के लिए यूजफुल रहेगा। और डेनियल पर्ल का गला काटना जिहाद के लिए अलकायदा को लगा कि मैन पावर जुटाने के काम आएगा, और यही सोचकर उन्होंने डेनियल को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी खालिद को सौंप दी। खैर, खालिद अब भी अमेरिकी हिरासत में है, लेकिन डेनियल की हत्या के केस में उसका कन्फेशन काफी नहीं था, क्योंकि यह कन्फेशन उसने अमेरिकन कस्टडी में दिया था और उसे दोषी ठहराने के लिए और भी सबूत चाहिए थे। और इनमें सबसे अहम सबूत है उसके हाथ की नस। डेनियल का गला काटने वाली वीडियो में खालिद का चेहरा तो नहीं दिखता, लेकिन गला काटते हुए जो हाथ नजर आता है, उस हाथ को खालिद के हाथ से मैच किया गया और नसों की बनावट से यह साबित हुआ कि वह हाथ खालिद का था। डेनियल पर्ल की हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों के अल-कायदा कनेक्शन की एक खौफनाक मिसाल है। ये अल-कायदा और बाकी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस को वहां मिल रही आजादी और सपोर्ट का भी सबूत है। टेररिस्ट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स और क्रिमिनल्स से मिलना, उनका इंटरव्यू लेना जर्नलिज्म की फील्ड में ना तो गलत है और ना कुछ अजीब है या इसमें कुछ यूनिक है। जनरली ऐसे मामलों में जर्नलिस्ट्स को निशाना भी नहीं बनाया जाता, लेकिन डेनियल पर्ल का केस दुखद था। डेनियल पाकिस्तान और अल-कायदा के कनेक्शन को एस्टैब्लिश करते करते सीधे उनके पास ही पहुंच गए। ऊपर से उनकी अमेरिकन नेशनलिटी और उनका जूइश रिलीजन, ये सब आतंकवादियों के प्रोपेगेंडा को सूट करता था और इसलिए डेनियल मारे गए। और अब तिल तिल करके इंसाफ भी मर रहा है पाकिस्तान की अदालतों में।